अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। मैं आपकी मेज़बान शाइस्ता मीर। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है आकिब हुसैन मीर, असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड एमरजेंसी श्रीनगर। तो आपको पता है नाजरीन, अभी जो है मौसम सरमा चल रहा है। जो ही मौसम सरमा का मौसम आता है तो कश्मीर में आग के वारदात जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है फायर पॉट्स इस्तेमाल किए जाते हैं या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट या कुछ भी। आइए इस सिलसिले में हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सर, आप हमें बताइए, यहाँ कश्मीर में जो है आग के वारदात बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर हम बात करें तो शहर खास, कश्मीर के शहर खास एरिया जो डाउनटाउन का एरिया है, वहाँ पे आग की वारदातें आए दिन चली रहे, चाहे वो विंटर हो या चाहे वो समर हो। विंटर में थोड़ा हाइक ही मिलता रहता है। तो आपका क्या कहना है, ये ईयर बाई ईयर डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर अगर हम रेस्ट ऑफ द स्टेट से देखेंगे, इट्स अ डिफरेंट पार्ट जहाँ पे जो क्लाइमेट है, वेदर रहता है काफ़ी चिली रहता है विंटर में। तो लोग अपने आप को गर्म करने के लिए काफ़ी इलेक्ट्रिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हीटर्स यूज़ करते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स के साथ जो बुखारी होती है, जो एलपीजी बेस्ड होती है, तो उनके इस्तेमाल की वजह से लोग कई बार जो है डूज़ एंड डोंट्स फॉलो नहीं करते। जो सेफ्टी प्रिकॉशंस एज़ पर द स्टैंडर्ड्स होती है वो उनको फॉलो नहीं करती। और जो हमारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है कश्मीर में, दे आर जनरली वुडन मेड। हमारे जो ट्रसेस होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, वॉल पैनलिंग या वुडन फ्लोरिंग। तो हमारे स्ट्रक्चर्स जो है वो ऑलरेडी ससेप्टेबल टू फायर्स है। तो जो हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, हीटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनमें लापरवाही की वजह से ही इन स्ट्रक्चर्स में आग लगने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सर, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे। अभी हम बात कर रहे थे शहर खास की, श्रीनगर के शहर खास की। वहाँ पे जो है कंजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ के जो मकान हैं वो साथ साथ में लगे रहते। तो आपको क्या लगता है, वहाँ जो मकानात हैं उनमें फायर प्रिकॉशंस के लिए कितनी गैप होनी चाहिए? देखिए, जो एज़ पर स्टैंडर्ड जो है तो कम से कम 15 फीट का गैप होना चाहिए हर किसी साइड से। लेकिन जैसे आपको पता है कि डेंसिटी काफ़ी हाई होने की वजह से वहाँ जो घर है वो काफ़ी नज़दीक है। और जो डाउनटाउन एरिया है इसमें काफ़ी पुरानी मकानात हैं, जो उनमें जो स्लैब है वो वुडन स्लैब है। जो आज नए मकानात आते हैं तो कम से कम उनमें कंक्रीट स्लैब होता है। तो कंक्रीट स्लैब होने से कम जो फायर की कंटेनमेंट है वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता किसी मकान में आग लगती है तो वो आग जो है, जो सराउंडिंग रूम्स है, अगर किसी एक कमरे में आग है तो वो फ्लोर बाय फ्लोर उसको ट्रैवल करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो स्लैब जो है उसका एक फायर रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो वुडन स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें खासकर जो स्लैब होती है वो वुडन होती है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर फायर टू स्प्रेड लेटरली एंड वर्टिकली ऑल्सो। तो सर, जैसा कि आपको पता है, आजकल विंटर जो ही आया तो कश्मीर में बहुत सारे आग के वारदात हुए। जो रिसेंटली, या हम पिछले साल की बात करें, निगीन लेक में जब आग लग गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हाउस बोट ओनर्स का। क्योंकि हाउस बोट हमारा जो है एक हेरिटेज है, हमारी पहचान है, जिसकी वजह से टूरिस्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। तो रिसेंटली जो डल में आग लग गई थी, तो लोगों का ये कहना है कि हमें नीड है एक कि जिससे फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज ज़्यादा आए। तो क्या आप बता सकते हैं, जैसे हमें परसों डल में देखने को मिला कि वहाँ पे एक बोट एम्बुलेंस डाली गई। क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पे होने चाहिए, ये जैसे ये बोट एम्बुलेंस है वैसे फायर ब्रिगेड भी होना चाहिए? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे ऑलरेडी जो डल लेक में है 2 फायर स्टेशंस फंक्शनल है, जो कि हमारे रिवर स्टेशंस है। एक फायर स्टेशन नेहरू पार्क है जो डल गेट के पास है, और दूसरा फायर स्टेशन निगीन है। तो उनमें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फायर बोट्स प्रोवाइड हुए हैं स्मार्ट सिटी के थ्रू। तो वहाँ पे हमारे ऑलरेडी उनमें फायर पंप लगा होता है। तो वी आर ऑलरेडी इक्विप्ड विद दोज टाइप्स ऑफ मशीनरीज। लेकिन अब मैं ये बताना चाहूँगा आपके मीडियम के थ्रू कि जो हाउस बोट्स होते हैं दे आर वनरेबल स्ट्रक्चर्स। इनमें सीजनड वुड का यूज़ होता है और पूरे लकड़ी के होते हैं। तो इनके अंदर जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट है। कम से कम अगर हाउस बोट की बात करेंगे तो कम से कम अगर उसमें फायर रिटार्डेंट पेंट का ध्यान रखा जाए या बेसिक फायर फाइटिंग नीड्स, क्योंकि अगर हम एक रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर की बात करेंगे,
एक रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर में जैसे मैंने कहा कि स्लैब्स वगैरह होती है, ईंटों का इस्तेमाल होता है, तो उन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की फायर रेजिस्टेंस होती है। लेकिन अगर हम हाउस बोट की बात करेंगे, एंटायरली वुड का बना होता है और उसके ऊपर जो पेंट या वार्निश लगा होता है तो इट एक्ट्स लाइक अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो जो ही वहाँ पे आग लगती है तो इनिशियल स्टेज में ही फायर गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल, तो उसको कंट्रोल करना बाद में काफ़ी दिक्कत होती है। तो लोगों से मेरी यही गुजारिश है, जो हाउस बोट ओनर्स खासकर है, कि वो बेसिक फायर फाइटिंग सिस्टम जो है अपना रखें एज अ फर्स्ट एड मेजर, क्योंकि उनको फायर सर्विस को बुलाना है, फायर सर्विस को आना है एट जो उनका स्टेशन होगा, तो तब तक उनके पास एक कंटेनमेंट मेजर होना चाहिए। तो सर अब हम बताएं, जो हमारे पास फायर फाइटर्स है वो अपनी जान पे खेल के लोगों के जान और माल की हिफाजत करते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा प्रोटेक्शन का सामान है कि जिससे वो अपनी जान की हिफाजत कर सके? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे जवान हैं वो अपनी जान पे खेल के लोगों की लाइफ या प्रॉपर्टी सेव करते हैं। तो इसके लिए भी जो हमारे पास इक्विपमेंट्स रहते हैं, हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे हमें स्मोक में जाना है हमारे पास BA सेट्स होते हैं, या कहीं पे ऐसी रेडिएंट हीट होती है तो हमारे पास फायर सूट्स होते हैं। तो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है कि हम किसी भी फायर को टैकल कर सकते हैं। बताइए, लोगों के लिए अभी जो मौसम में सरमा चल रहा है, लोग आजकल बहुत सारे हीटिंग गैजेट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो फायर पॉट हो, चाहे वो कांगड़ी हो, या चाहे वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट हो, या कुछ भी चीज़ हो जिससे वो गर्म करते हैं रूम को, उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे? देखिए, जो भी हम हीटिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे हम LPG बुखारी की जैसे बात करेंगे, तो LPG बुखारी में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि LPG इज़ एक्सप्लोसिव इन नेचर, ये फ्लेमेबल गैस होता है। जो ही ये कहीं पे लीक हो जाता है तो ख़तरे और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो LPG के इक्विपमेंट्स हैं, रेगुलेटर है, जो उसका होज़ है, उसको चेक करना है कि क्या वो अच्छी क्वालिटी के है कि नहीं है। और कई बार हमने देखा है लोग खाना पकाते हैं LPG पे और उसी के साथ वो कहीं और जाते हैं, तो अनअटेंडेड कुकिंग जिसको हम बोलते हैं, तो उससे परहेज़ करना है। क्योंकि हमें देखना है कि जो LPG है इसके साथ काफ़ी रिस्क एसोसिएटेड है, इसकी लीकेज से फायर हैज़र्ड फायर होने के चांसेस है। जो कहीं पे अगर आग लगती है, तो अगर LPG सिलेंडर आग में है तो उसमें एक्सप्लोजन होने का ख़तरा है। अगर किसी ने इसको इनहेल किया तो ही और शी कैन फील एस्फिजिएटिंग इफेक्ट ऑल्सो। तो लोगों को चाहिए जब भी कहीं पे लीकेज हो LPG के स्पेशली, तो उनको चाहिए कि जो उनके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स है, तो उनको ऑन ना करें। और अगर ऐसा लीकेज हुआ है तो अपने खिड़कियाँ दरवाजे खोलें, लेकिन ये मेक श्योर करें बिकॉज इट इज़ 1.5 to 2 times हेवियर देन एयर, तो ये चेक करें कि ये नीचे सेटल होता है, क्योंकि हवा से भारी होता है। तो लोअर स्पॉट्स को भी चेक करें ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि पूरा LPG ड्राइव आउट हुआ है। और लास्ट में अगर कहीं पे ऐसा लीकेज हुआ है तो इसको बाहर ले। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका स्टोरेज, हमें बेयर मिनिमम LPG सिलेंडर स्टोर करने चाहिए। और जब भी हमें कहीं पे स्टोर करने की ज़रूरत पड़े, वी हैव टू मेक श्योर दैट दीज आर एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द नियर बाई स्ट्रक्चर्स, ताकि खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे आग लगती है तो इसके सराउंडिंग में जो भी स्ट्रक्चर्स है वो दे आर नॉट इफेक्टेड। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे कि सबसे ज़्यादा आग जो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगते हैं, तो वहाँ पे हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जो डूज़ एंड डोंट्स हैं उनका ख़ास ध्यान रखना है। हमें जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, ISI मार्क्ड इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, MCB ISI मार्क्ड खरीदने हैं, अच्छी जो करंट रेटिंग के हिसाब से हम उनको ख़रीदें। हम सॉकेट्स को ओवरलोड ना करें, हम बियर वायर एंड्स यूज़ ना करें सॉकेट में, तो अच्छे क्वालिटी के प्लग्स यूज़ करें। या कहीं बार मैंने देखा है कि वो जो वायरिंग होती है लोग कारपेट के नीचे से रखते हैं, फिर लोग उन पे चलते हैं, दे में गेट क्रशड विच में रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट। या जब कहीं पे हमारे फंक्शंस होते हैं वहाँ पे हम टेम्पररी जॉइंट्स काफ़ी बनाते हैं, हम उनको टेपिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। तो ये काफ़ी डूज़ एंड डोंट्स है। और ख़ासकर कश्मीर में मैं बोलूँगा, जैसे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स के साथ वाटर बॉटल्स का यूज़ होता है, तो वहाँ पे अगर छोटा सा भी लीकेज हो तो उसकी वजह से भी जान जाने का खतरा रहता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट इंसान को लग सकती है। या इसी तरह जो हमारी विंटर में कांगड़ी का इस्तेमाल होता है,
तो अस कांगर तथ युस चीनी विनी तिम हेरकन थवान स्टोर करित या यम तथ मज तेम्बरे वम्बरे आसान, उनसे आग लगने का खतरा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर मुझे लगता है कि लोग इन पे इन डूज एंड डोंट्स पे अमल करेंगे, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम जो हमारा मिशन है कि फायर इंसिडेंट्स कम हो, हम उसमें सफल। तो सर आप हमें मेरा लास्ट आपसे ये होगा कि आप जो अगर कहीं पे अब आग लग जाती है तो फायर फाइटर्स वहाँ जाते हैं, वहाँ पे कश्मीर का तो यही हाल है, जगह जो होती है बहुत तंग होती है, ट्रैफिक भी होता है, तो लोगों के लिए क्या हिदायत है कि अगर वहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी के फायर फाइटर्स जाए, लोगों का क्या, उनको क्या करना चाहिए कि उनको आसानी हो वो आग बुझाने में और वो ज़्यादा ना फैले? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फायर सर्विस के कॉन्टैक्ट्स नहीं होती है। जब आग लगती है तो उनको नहीं पता होता है कि हमें किस नंबर पे कॉल करना है। कई बार क्या होता है कि वो हमें पुलिस कंट्रोल रूम पे फ़ोन करते हैं, फिर वहाँ से हमें कॉल आती है। तो उस प्रोसेस के दरमियान एक काफ़ी कंसिडरेबल टाइम लैप्स होता है, और जब फायर इंसिडेंट होता है, एक एक सेकंड का एक इम्पोर्टेंस होता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 101 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, आप वो फायर इंसिडेंट के टाइम यूज़ करें, या कम से कम अगर आपको नियर बाय स्टेशन का फ़ोन नंबर है तो आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करें। दूसरी चीज़ है, जब लोग हमें कंट्रोल रूम के थ्रू इतला देते हैं आग कहीं पे हुई है, तो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे कि किस स्ट्रक्चर में आग लगी है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि सिवियरिटी ऑफ फायर कितनी है, और अकॉर्डिंगली हम उतने स्टेशंस मोबिलाइज कर पाते हैं। सेकेंड थिंग इज़, जब हम फायर स्टेशन से बाहर जाते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक कंजेशन हो सकती है डे के टाइम में। तो लोगों से यही गुजारिश है कि जब भी आप फायर टेंडर देखें तो उसको रास्ता छोड़ें। और तीसरी गुजारिश मेरी यही रहेगी कि जब हम स्पॉट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे स्पेशली नाइट्स टाइम्स के ड्यूरिंग जो अनप्लानड पार्किंग्स होती है, जो लोग रॉन्ग पार्किंग्स करते हैं, तो रात के टाइम वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वहाँ से जो पार्किंग्स होती हैं उनको हटाना। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक पार्किंग स्लॉट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए अपने एरियाज़ में, ताकि जो फायर टेंडर है वो एक्चुअल स्पॉट पे पहुँचे। और कुछ लोगों से मेरी ये गुजारिश भी है कि हमने कई बार देखा है कि फायर फाइटर जब स्पॉट पे पहुंचते हैं तो वो फायर होज छीनते हैं। तो वहाँ उन लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जो हमारा अमला है काफ़ी प्रोफेशनल है, रियासत के काफ़ी स्टेट से प्रोफेशनल कोर्सेज़ करके आते हैं, दे आर प्रोफेशनली ट्रेंड। तो आप उनको काम अपना करने दें, ताकि जो हमारा काम है हम उसमें सफल हो सके, और जो हमारा एक्शन है वो अच्छा रहे। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर आकिब हुसैन मीर साहब। तो इनका ये कहना है कि हमारी लोगों से गुजारिश रहेगी कि जो इन्होंने डूज एंड डोंट्स कहे उन पे आप लोग फॉलो करें, तो कश्मीर में जो है फायर के जो हादसात है वो कम होंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।